हेलो फ्रेंड्स, કેમ છો? મજામાં? फ्रेंड्स, आज जो हम चैप्टर शुरू करने वाले हैं उसका नाम क्या है? हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। तो चलो शुरू करते हैं ये चैप्टर। हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। मैं आपको बता दूं, हम इस चैप्टर की पूरी कंप्लीट एनसीईआरटी कवर करेंगे। साथ में आपके कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत सारे पॉइंट्स क्लियर करने वाले हैं। तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो बच्चे सीबीएसई की तैयारी कर रहे हैं उनको पता होगा, टर्म सेकंड के अंदर ये एक मेन चैप्टर है बायोलॉजी का, राइट। तो क्लास 10th का हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं फ्रेंड्स। लेट्स स्टार्ट। ओके, सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि ये जो टर्म है रिप्रोड्यूस, इसका क्या मतलब है, रिप्रोडक्शन का क्या मतलब होता है। तो रिप्रोडक्शन का सिंपल सा मतलब क्या है? प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल, नया ऑफस्प्रिंग बनाना। ठीक है, अब देखो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, न्यू इंडिविजुअल बोलो, न्यू ऑफस्प्रिंग बोलो, न्यू प्रोजेनी बोलो, ये सारे वर्ड जो है वो एक ही है। ठीक है, मैं आपके लिए यहाँ पे लिख देता हूं। मैंने जो बोला इंडिविजुअल या फिर ऑफस्प्रिंग या फिर प्रोजेनी, इन सब का मतलब एक ही है। ठीक है, इंडिविजुअल, ऑफस्प्रिंग या फिर प्रोजेनी। ठीक है, तो ये तीनों वर्ड आपस में बार बार यूज होते हैं, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। क्लियर फ्रेंड्स? तो मैंने आपको बताया प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल फिजिकली इंडिपेंडेंट ऑफ देयर पेरेंट, वो अपने पेरेंट का इंडिपेंडेंट होगा। क्लियर? दूसरी चीज आप देखोगे, it is an important process by which every living organism makes a copy of itself। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपके सामने आ रही है कि इसके अंदर क्या होगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी जैसी ही एक कॉपी बना रहे हैं। तो हम नॉर्मली रिप्रोडक्शन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? हम बोलेंगे रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल आइडेंटिकल टू इट्स पेरेंट। ठीक है, या आप बोल सकते हो सिमिलर टू इट्स पेरेंट, वो अपने पेरेंट के जैसा ही नया ऑफस्प्रिंग बना रहा है। अब वो जो नया इंडिविजुअल या ऑफस्प्रिंग बनेगा, वो कोई जरूरी नहीं है एग्जैक्टली सिमिलर हो, मतलब कोई जरूरी नहीं है कि वो पेरेंट के जैसा क्लोन हो, वो उसके सिमिलर होगा, उसके पास उसके पेरेंट वाले कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, पर आपको कुछ चेंजेस भी मिल सकते हैं। तो उन्हीं चेंजेस को क्या बोलते हैं? वेरिएशन। तो आपको आपके पेरेंट्स के बीच में कुछ ना कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे। ठीक है, उन्हीं को क्या बोल रहे हैं? वेरिएशन। तो रिप्रोडक्शन का सिंपल सा मतलब क्या है कि न्यू इंडिविजुअल का बनना जो कि अपने पेरेंट के सिमिलर होगा, पर जरूरी नहीं है एग्जैक्टली सिमिलर हो या क्लोन हो। ठीक है, तो कहां पे एग्जैक्टली सिमिलर बनता है और कहां पे वेरिएशंस आते हैं, उस चीज को भी जैसे जैसे आप आगे इस चैप्टर में चलोगे आपको समझ में आएगा। ओके फ्रेंड्स, तो लेट्स कंटिन्यू टू द नेक्स्ट। रिप्रोडक्शन के टाइप्स क्या क्या है, कितने तरीके का रिप्रोडक्शन होता है? तो यहाँ पे आपको दिखा रखा है मैंने, दो तरह का है, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आपको देखना होगा कि असेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या डिफरेंस है। देखो, कई बार क्या होता है, थोड़ा बहुत मिसकंसेप्शंस भी आ जाते हैं, तो उसको भी मैं क्लियर करता हुआ चलूंगा, ध्यान से सुनना। देखो, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है, काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन इन्वॉल्विंग ओनली वन पेरेंट, जिसके अंदर सिर्फ एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है, उसको क्या बोला? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो नॉर्मली आपको बुक्स में भी लिखा हुआ मिल जाता है। पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होगा, वहां पे बुक्स के अंदर जो नॉर्मली लिखा होता है इन्वॉल्व्स टू पेरेंट, पर जो करेक्ट होगा वो क्या होगा? वन और टू पेरेंट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप ध्यान रखेंगे कितना? वन और टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, एक या दो पेरेंट्स जो है वो इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, ध्यान रखोगे। असेक्सुअल के अंदर कितना हो रहा है? वन पेरेंट। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो इंडिविजुअल का, तो आपको समझ में आता है, फादर और मदर आपस में फ्यूज करते हैं तो न्यू ऑफस्प्रिंग बनता है। पर ये वन इंडिविजुअल वाला कहां से आ गया कि एक ही पेरेंट होगा और उससे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा, है ना? आपके दिमाग में ये चीज खटखटा रही है, तो इसको मैं क्लियर कर देता हूं। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो बायसेक्सुअल होते हैं, जिनके अंदर दोनों सेक्सेस प्रेजेंट होते हैं, मेल और फीमेल ऑर्गन्स दोनों प्रेजेंट होते हैं, तो ऐसे इंडिविजुअल को बोलते हैं बायसेक्सुअल।
ठीक है, इसके बारे में डिटेल में मैं आगे स्टडी करूंगा जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिटेल में पढ़ेंगे। पर आपको अभी ये ध्यान रखना है कि एक पेरेंट के अंदर दोनों सेक्सेस हो सकते हैं, मेल के भी फीमेल के भी। और ऐसा जहां तक या तो लोअर एनिमल्स के अंदर होता है, लोअर ऑर्गेनिजम्स या एनिमल्स के अंदर, या फिर जो प्लांट्स हैं। आपको बड़ी आसानी से पता लग जाएगा अगर आपने कभी प्लांट देखा है। तो मैं आपको एक फ्लावर का स्ट्रक्चर दिखाता हूं, उससे आपको शायद ज्यादा क्लियर होगा कि क्या चीज है। तो यहाँ पे देखो, मैं आपको एक फ्लावर का स्ट्रक्चर दिखा रहा हूं। तो यहाँ पे आप देखो, इसके पास ये स्टेमन वाला पार्ट है, ठीक है। ये जो स्टेमन है ये क्या बोलते हैं, मेल पार्ट होता है। और बीच में जो कार्पल है इसको क्या बोलते हैं, फीमेल पार्ट। तो एक फ्लावर के अंदर दोनों पार्ट है, मेल पार्ट भी है और फीमेल पार्ट भी है। तो ये हो गया ना बायसेक्सुअल फ्लावर। क्या हो गया, ये बायसेक्सुअल फ्लावर हो गया। मतलब ये जो है इसके अंदर सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व हो रहा है, क्योंकि जो मेल गैमेट्स यहाँ पे बने एंथर के अंदर, फीमेल गैमेट कहां बना, ओवरी। तो एक के अंदर ही तो दोनों तरह की गैमेट बन रहे हैं। तो इंडिविजुअल कितने हुए, पेरेंट्स कितने हुए, एक ही हुआ ना। ऑर्गन्स दो अलग अलग हो गए कि मेल ऑर्गन अलग है, फीमेल ऑर्गन अलग है, पर इंडिविजुअल कैसा, बायसेक्सुअल। इसका मतलब यहाँ पे कितने पेरेंट इन्वॉल्व हो रहे हैं, ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखना है इस चीज का। तो ये हम आगे इसको डिटेल में स्टडी करेंगे, क्योंकि ये एक टर्म आ जाती है जिसमें बच्चों को काफी कंफ्यूजन होता है। तो इसको मैंने क्लियर करने के लिए आपको सिर्फ यहाँ पे बताया, ठीक है। तो ध्यान रखोगे, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर वन पेरेंट इन्वॉल्व हो रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वन और टू पेरेंट, ठीक है। एक भी हो सकता है और दो भी हो सकते हैं, पर सेक्स ऑर्गन्स दो ही इन्वॉल्व होंगे हमेशा। टू सेक्स ऑर्गन्स आर इन्वॉल्व इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ओके। ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा आप देखोगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर मियोसिस नहीं होता। अब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर मियोसिस नहीं होता, क्या आप श्योर हो? सबसे पहले तो मियोसिस होता क्या है? मियोसिस रिडक्शनल डिवीजन है, जिसके अंदर क्या होता है कि क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं, ठीक है। क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे, ठीक है। तो आपने पढ़ा होगा माइटोसिस और मियोसिस, दो तरह के आपने पढ़े होंगे, माइटोसिस और मियोसिस। मियोसिस को क्या बोलते हैं, रिडक्शनल डिवीजन, जिसके अंदर डॉटर सेल के अंदर क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं। जबकि माइटोसिस, MITOSIS, माइटोसिस के अंदर क्रोमोसोम नंबर क्या रहता है, सेम रहता है, वो चेंज नहीं होता, है ना। आपने 9th क्लास में ये पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, मेरी जो प्रीवियस लेक्चर्स की वीडियोस है उसके अंदर आप जाके पढ़ सकते हैं। मियोसिस असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर नहीं होता, क्लियर। मियोसिस से ही गैमेट का प्रोडक्शन होता है। अगर मियोसिस नहीं हो रहा तो इसका मतलब गैमेट का प्रोडक्शन भी नहीं हो रहा। गैमेट का प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा तो फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, तो फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा। सिंपल सा है, मियोसिस, गैमेट प्रोडक्शन एंड फर्टिलाइजेशन, ये तीनों चीजें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं होती, जबकि यही तीनों चीजें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होगी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस भी होती है, गैमेट का प्रोडक्शन भी होता है और फर्टिलाइजेशन भी होता है। ध्यान रखना है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तीनों होंगे, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तीनों नहीं होते, क्लियर है। अभी जो है हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को आगे डिटेल में पढ़ते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम बाद में पढ़ेंगे, पहले असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पढ़ते हैं, ओके फ्रेंड्स। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले फॉलोइंग टाइप्स, कौन कौन से टाइप्स है। तो सबसे पहला बोल रहा है फीजन। फीजन के अंदर क्या होगा, फीजन का मतलब क्या होता है, ब्रेक हो जाना। फ्यूजन मतलब जुड़ना, फ्यूजन मतलब जुड़ना, फीजन मतलब ब्रेक हो जाना। तो यहाँ पे क्या होगा, ब्रेक होगा। तो ये जो फ्यूजन है, यहाँ पे एक एक पेरेंट से दो डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा। एक पेरेंट है, उससे आगे उसके अंदर स्प्लिटिंग हुई और दो सेल आगे फॉर्म हो गई, तो फ्यूजन बोल देंगे, सिंपल है ना। तो फ्यूजन कितने तरीके का है, दो तरह का यहाँ पे दिया हुआ है, बाइनरी फ्यूजन और मल्टीपल फ्यूजन, ठीक है। बाइनरी फ्यूजन, तो देखो नाम से पता लग रहा है, बाय, बाय मतलब टू, राइट। जो भी मैं बोल रहा था, बाय मतलब टू। तो ऐसा डिवीजन है जिसके अंदर क्या हो रहा है, पेरेंट सेल जो है वो दो इक्वल डॉटर सेल्स में टूट रहा है। एक पेरेंट सेल जो है वो डिवाइड हो रहा है, दो इक्वल डॉटर सेल्स फॉर्म कर रहा है। तो ऐसे डिवीजन को क्या बोलोगे, बाइनरी फ्यूजन। क्या लिखा हुआ देखो, डिवीजन ऑफ द पेरेंट सेल इनटू टू इक्वल हाफ साइज्ड डॉटर इंडिविजुअल। तो दो इक्वल डॉटर इंडिविजुअल मिलेंगे
पर जो पेरेंट सेल जो होगा उसका हाफ हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए लिखा 2 इक्वल हाफ, मतलब जो पेरेंट सेल है उसका हाफ हाफ हो गया, 2 डॉटर सेल बने जो इक्वल साइज के हैं। क्लियर फ्रेंड्स। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, जब आप इस एग्जाम्पल को देखोगे अमीबा के एग्जाम्पल को, तो आपको बहुत इजीली क्लियर होगा। सबसे पहले तब तो अमीबा होता क्या है, आप में से कितनों को पता है अमीबा क्या होता है? अमीबा क्या है? एक प्रोटोजोन है, जिसको क्या बोला जाता है? यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है ना। एक सेल का बना होता है और यूकैरियोटिक है, मतलब इसके पास सेल ऑर्गेनेल्स वगैरह प्रेजेंट होंगे। दूसरा चीज, ये जो इसकी बॉडी होती है वो कैसी होती है? इररेगुलर शेप की होती है, कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होती, इररेगुलर शेप की होती है ना। ये भी आपको ध्यान होगा अमीबा की। अब देखो यहाँ पे आपको पेरेंट सेल दिख रहा है, एक अमीबा सेल दिख रहा है। ये अमीबा सेल जो है सबसे पहले क्या होगा, बहुत सारी चीजें अपने अंदर सिंथेसाइज कर रहा है और इलोंगेट करेगा, थोड़ा साइज में बड़ा हो जाएगा, है ना। थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा जब चीजें सिंथेसाइज कर रहा है। उसके बाद जो फर्स्ट चीज क्या होगी? कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का मतलब क्या है? देखो कैरियो मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस। तो ये जो फर्स्ट टर्म आपको दिख रही है कैरियो मतलब न्यूक्लियस, ध्यान रखना। कैरियो मतलब न्यूक्लियस, राइट। और काइनेसिस, काइनेसिस जो बोल रहे हैं उसका मतलब क्या है? डिवीजन, सिंपल। तो कैरियोकाइनेसिस हो रहा है मतलब न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये जो न्यूक्लियस है लगातार थोड़ा थोड़ा ऐसे बड़ा होता दिख रहा है और यहाँ पे 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो रहा है। तो सबसे पहला स्टेप क्या हो रहा है? कैरियोकाइनेसिस, मतलब न्यूक्लियस का डिवीजन होगा। न्यूक्लियस का डिवीजन होने का मतलब क्या है? उसने अपने अंदर डीएनए बनाया, वो डीएनए रेप्लिकेट किया और 2 न्यूक्लियस बन गए। एक डीएनए एक न्यूक्लियस के अंदर चला गया, दूसरा डीएनए दूसरा न्यूक्लियस के अंदर चला गया। तो इस तरीके से क्या हुआ? कैरियोकाइनेसिस, 2 न्यूक्लियस फॉर्म हो गए, यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। उसके बाद दूसरा बोल रहा है साइटोकाइनेसिस। तो सिंपल सा है, साइटो मतलब साइटोप्लाज्म, काइनेसिस मतलब डिवीजन, तो साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये क्या हो रहा है? साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो रहा है ना फ्रेंड। तो ये साइटोप्लाज्म का डिवीजन हुआ, जिसकी वजह से क्या हुआ? ये 2 डॉटर सेल बन गई जो ऑलमोस्ट इक्वल है ना, ऑलमोस्ट इक्वल होगी, तो ये 2 डॉटर सेल्स फॉर्म हो गए। ओके फ्रेंड्स। तो पेरेंट सेल था, उससे 2 डॉटर सेल्स फॉर्म हुई, उस प्रोसेस को क्या बोला? बाइनरी फ्यूजन, सिंपल। क्लियर फ्रेंड्स। तो ये बाइनरी फ्यूजन हो गया अमीबा के अंदर। इसके अलावा भी एनसीईआरटी ने एक एग्जांपल आपको दिया हुआ है लेशमेनिया का, ये आपको ध्यान रखना है। लेशमेनिया का जो एग्जांपल है, तो लेशमेनिया जो क्या कोज करता है? काला अजहर डिजीज कोज करता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। लेशमेनिया क्या कोज करता है? काला अजहर, ठीक है, काला अजहर डिजीज कोज कर रहा है। इसके अंदर जो बाइनरी फ्यूजन हो रहा है एक डेफिनेट ओरिएंटेशन के अंदर होगा। अब देखो अमीबा जो इररेगुलर बॉडी है उसके अंदर आप कहां मर्जी से काट सकते हो, इसको ऐसे भी कट कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, क्योंकि इररेगुलर बॉडी है। पर लेशमेनिया एक रेगुलर बॉडी है जिसकी पर्टिकुलर शेप है, आपको यहाँ पे दिख रही है ना। तो ये क्या है? एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर ही ये कट हो सकता है। तो ये जो पर्टिकुलर ओरिएंटेशन बता रहा है जिसके अंदर ये डिवीजन हो रहा है, उसका क्या है? वर्टिकल या फिर लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन होगा। तो ये जो है लेशमेनिया, इसके अंदर आप देखोगे सबसे पहले तो यहाँ पे ये देखो एक फ्लैजिला नया बन रहा है, ये न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, 2 न्यूक्लियस फॉर्म हो गए, दिख रहे हैं 2 न्यूक्लियस, राइट। 2 न्यूक्लियस फॉर्म होने के बाद अब क्या है? साइटोप्लाज्म डिवाइड होना शुरू हो गया यहाँ से। तो ये साइटोप्लाज्म डिवाइड होके और ये 2 लेशमेनिया अलग अलग फॉर्म हो जाएंगे, राइट। तो ये जो डिवीजन हुआ कैसा हुआ? लॉन्गिट्यूडनल, मतलब इस तरीके से उसको कट किया जा रहा है। ऐसे अगर कट करते हैं तो लॉन्गिट्यूडनल, अगर ऐसे कट करते हैं तो ट्रांसवर्स या हॉरिजॉन्टल बोलते हैं ना। तो ये कटिंग कैसे हो रही है? इस तरीके से अलग हो रहा है, तो ये क्या बोलेंगे? लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन, स्पेसिफिक ओरिएंटेशन के अंदर हो रही है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि ऐसा कोई एग्जांपल बताओ जो वर्टिकली डिवाइड कर रहा है बाइनरी फ्यूजन से। तो ध्यान रखना, जब वर्टिकली बोले तो आप किसका एग्जांपल दोगे? लेशमेनिया का। अगर वहीं पे पूछ ले ट्रांसवर्स डिवीजन में कैसे होगा, तो देखो पैरामीशियम जो है वो ट्रांसवर्सली डिवाइड करता है, यूग्लिना जो है वो लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड करता है, ठीक है। तो आपसे पूछा जाए यूग्लिना जो है उसका प्लेन ऑफ डिवीजन क्या है, तो आप क्या बोलोगे? ट्रांसवर्स है। देखो इस तरीके से ट्रांसवर्सली डिवाइड करके 2 के अंदर कन्वर्ट हो गया। क्लियरली आपको यहाँ पे पता लग रहा है, राइट। लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन इन यूग्लिना। पैरामीशियम के अंदर कैसा हो रहा है? ट्रांसवर्स हो रहा है, देखो ट्रांसवर्स डिवीजन हो रहा है।
पर आपको एक खास बात बताता हूँ पैरामीशियम की, बहुत ही बढ़िया, कि पैरामीशियम के अंदर क्या है, 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। क्या ये आपको पहले से पता था? पैरामीशियम के अंदर कितने न्यूक्लियस होते हैं? 2 न्यूक्लियस। देखो यहाँ पे ध्यान से, ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हो, यहाँ लिखा हुआ माइक्रो न्यूक्लियस एंड मैक्रो न्यूक्लियस। ध्यान से देखो, ये क्या है, माइक्रो न्यूक्लियस और ये मैक्रो न्यूक्लियस। तो माइक्रो न्यूक्लियस छोटा न्यूक्लियस है और मैक्रो न्यूक्लियस बड़ा न्यूक्लियस। अब बात आती है यार, ये 2 न्यूक्लियस है क्यों, क्यों चाहिए इसको 2 न्यूक्लियस? एक्चुअली क्या है, इसने जो काम जो है डिवाइड किया हुआ है। माइक्रो न्यूक्लियस के बगैर पैरामीशियम जो है वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। मतलब रिप्रोडक्शन में जो मेनली पार्ट ले रहा है वो कौन सा है, माइक्रो न्यूक्लियस। और मैक्रो न्यूक्लियस जो है वो पूरे सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को कंट्रोल कर रहा है। तो मैक्रो न्यूक्लियस इज इंपॉर्टेंट फॉर द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ द सेल एंड माइक्रो न्यूक्लियस इज इंपॉर्टेंट फॉर द रिप्रोडक्शन ऑफ द सेल। क्लियर? ध्यान रखना, पैरामीशियम के अंदर 2 न्यूक्लियस होते हैं। शायद ही ये आपको कोई बताएगा अपनी वीडियोस के अंदर, मैं आपको क्लियरली बोल रहा हूँ। ध्यान रखना, यहाँ पे 2 न्यूक्लियस आपको दिखाए गए हैं, इन दोनों को आप ध्यान रखोगे। क्लियर? अब आप यहाँ पे डिवीजन भी देखो, ये जो है डिवाइड कर रहा है, माइक्रो न्यूक्लियस डिवाइडिंग माइटोटिकली, ठीक है, और मैक्रो न्यूक्लियस डिवाइडिंग अमाइटोटिकली। ये भी ध्यान रखोगे, मैक्रो न्यूक्लियस अमाइटोटिकली डिवाइड कर रहा है। अमाइटोटिक का मतलब क्या होता है, अनइक्वल डिवीजन। अमाइटोटिक मतलब अनइक्वल डिवीजन और माइटोटिक मतलब इक्वल डिवीजन। फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो शायद ही कोई आपकी किसी भी वीडियो के अंदर कवर करेगा, तो मैं आपको बहुत क्लियरली ये चीज बता रहा हूं। ध्यान रखना फ्रेंड्स इस चीज को। पैरामीशियम के अंदर कैसा होता है, ट्रांसवर्स डिवीजन होता है। क्लियर फ्रेंड्स? ध्यान रहेगा आपको पैरामीशियम के बारे में। दूसरी चीज जो आती है मल्टीपल फ्यूजन। चलो मल्टीपल फ्यूजन के बारे में भी जान लेते हैं, क्या होता है मल्टीपल फ्यूजन। मल्टीपल फ्यूजन मतलब एक से ज्यादा बार डिवाइड हुआ, मतलब एक से ज्यादा सेल्स का फॉर्मेशन होगा, बहुत सारे सेल फॉर्म होंगे। तो डिवीजन ऑफ पेरेंट सेल इनटू मैनी डॉटर सेल्स सिमल्टेनियसली, एक साथ बहुत सारे डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो पेरेंट सेल जो है डिवाइड करके बहुत सारे डॉटर सेल्स बना रहा है, पर बनाता कैसे है वो भी समझो। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये एक पेरेंट सेल है, इसके बीच में न्यूक्लियस प्रेजेंट है। सबसे पहले क्या होगा, मल्टीपल कैरियोकाइनेसिस। मल्टीपल कैरियोकाइनेसिस का मतलब क्या है, बहुत सारे न्यूक्लियाई बनेंगे पहले, लगातार डिवाइड कर करके क्या बनेंगे, बहुत सारे न्यूक्लियाई फॉर्म होंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हो बहुत सारे न्यूक्लियाई फॉर्म हो गए। उसके बाद क्या होगा, इन न्यूक्लियस के अराउंड साइटोप्लाज्म जो है कंडेंस होगा। इनके अराउंड क्या है, साइटोप्लाज्म इकट्ठा होता जाएगा। उसके बाद इनके अराउंड वॉल बन जाएगी और ये क्या होंगे, डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये बाहर वाली सिस्ट वॉल ब्रेक होगी और ये डॉटर सेल्स रिलीज हो जाएंगे। तो इस तरीके का डिवीजन किसके अंदर होता है, प्लाज्मोडियम के अंदर। तो मलेरियल पैरासाइट है जो मलेरिया कोज करता है, प्लाज्मोडियम वो इसी तरीके से डिवाइड करता है। उसी तरीके से आप देखोगे अमीबा जो है, अब आप सोचोगे यार अमीबा तो बाइनरी फ्यूजन भी कर रहा है, मल्टीपल फ्यूजन भी कर रहा है। बाइनरी फ्यूजन कब करेगा और मल्टीपल फ्यूजन कब करेगा, है ना, ये कंफ्यूजन आ रहा है, तो इसको भी क्लियर कर देता हूं। मल्टीपल फ्यूजन जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है, अनफेवरेबल कंडीशन में क्या होता है, अमीबा अपने अराउंड ये सिस्ट वॉल फॉर्म करेगा, ठीक है, ताकि वो अनफेवरेबल इन्वायरमेंट से बचा रहे, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस आएगी वो मल्टीपल न्यूक्लियाई फॉर्म करेगा और सिस्ट वॉल को ब्रेक करके बहुत सारे डॉटर सेल्स फॉर्म कर देगा, ठीक है। तो ध्यान रखोगे अमीबा जो है अनफेवरेबल कंडीशन में मल्टीपल फ्यूजन के ऊपर जा रहा है, जब फेवरेबल कंडीशन है तो वो अपना रेगुलर डिवीजन जो है बाइनरी फ्यूजन करेगा। ओके फ्रेंड्स, ध्यान रहेगा आपको ये बात। तो ध्यान रखना मल्टीपल फ्यूजन प्लाज्मोडियम में और अमीबा में दोनों में हो रही है, ठीक है। ये जो सिस्ट जो वॉल आपको बाहर दिख रही है, ये जो सिस्ट जो बनता है ये हमेशा अनफेवरेबल कंडीशन से बचाने के लिए सेल बनाता है। क्लियर है फ्रेंड्स? तो ध्यान रखना प्लाज्मोडियम और अमीबा दोनों के अंदर कैसा हो रहा है, मल्टीपल फ्यूजन हो रहा है। आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट बडिंग। बडिंग क्या चीज है इसको समझो। बडिंग मतलब बड बनना, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ डॉटर सेल फ्रॉम ए स्मॉल प्रोजेक्शन। तो सिंपल बोल रहा है डॉटर सेल का फॉर्मेशन होना किससे, फ्रॉम अ स्मॉल प्रोजेक्शन। द बड arising on the parent body is called budding।
ठीक है। तो एक स्मॉल प्रोजेक्शन सी बनेगी जिसको क्या बोलते हैं, बड बोलते हैं, जो बन रहा है पेरेंट बॉडी के ऊपर से निकल के आ रहा है। तो आप यहाँ पे देखोगे ये एक यीस्ट सेल है। सो ये यीस्ट सेल है और यीस्ट सेल के अंदर देखोगे यहाँ पे आउट ग्रोथ हो रहा है, राइट फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आउट ग्रोथ हुआ और ये आउट ग्रोथ क्या कर रहा है, बड बना रहा है। तो ये जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड करेगा, ठीक है। न्यूक्लियस कॉपीज एंड डिवाइड्स, देखो लिखा हुआ है, कॉपी करता है डिवाइड करता है, मतलब जो डीएनए है वो अपनी कॉपी बनाएगा और न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, ठीक है। तो ये एक न्यूक्लियस इधर चला गया। न्यूक्लियस इसके अंदर जाने के बाद ये जो बर्ड है ये धीरे धीरे बड़ा होता जाएगा और उसके बाद क्या होगा, ये अपने पेरेंट बॉडी से सेपरेट हो जाएगा और एक न्यू इंडिविजुअल की तरह वर्क करना शुरू कर देगा। या फिर हो सकता है वो अपने पेरेंट बॉडी के साथ अटैच ही रहे और इस तरीके से चेन भी फॉर्म कर सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो बडिंग के अंदर सिंपल सा एक बाहर की तरफ एक आउटग्रोथ फॉर्म होती है जो आगे ग्रो करती है, न्यूक्लियस डिवाइड करके उसके अंदर चला जाता है, बाद में वो थोड़ा सा ग्रो करता है और फिर वो पेरेंट बॉडी से सेपरेट हो जाता है। इसी तरीके से आप हाइड्रा के अंदर देखिए, हाइड्रा के अंदर कैसे हो रहा है। तो हाइड्रा के अंदर आप जब देखोगे यहाँ पे नीचे की तरफ ये देखो एक आउटग्रोथ निकल रही है जो कि बड फॉर्म कर रही है, राइट। तो ये बड इसने फॉर्म किया, राइट, और ये फिर उसके बाद क्या है, फुल्ली ग्रोन इंडिविजुअल के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। तो ये टेंटेकल्स वगैरह बन गए हैं और ग्रो कर गया। अब ये क्या होगा, पेरेंट बॉडी से यहाँ से डिटैच हो जाएगा और एक न्यू इंडिविजुअल की तरह वर्क करना शुरू कर देगा। तो ये किसके बारे में था, बडिंग के बारे में। तो फ्रेंड्स हमने आज किस किस के बारे में पढ़ा, सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, उसके बीच में क्या डिफरेंस था। तो मैं आपको बता रहा था जब मैंने स्टार्टिंग में बोला था रिप्रोडक्शन, तो उसके अंदर सिमिलर इंडिविजुअल बनते हैं, कोई जरूरी नहीं है एग्जैक्ट कॉपी बने। तो मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर सकता हूँ कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उसके अंदर मोस्टली क्लोन्स फॉर्म होते हैं, एग्जैक्टली सिमिलर इंडिविजुअल्स आगे बनते हैं, ठीक है, मोस्टली। पर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसके अंदर वेरिएशन आते हैं। वो वेरिएशंस कैसे आते हैं, वो चेंजेस कैसे आते हैं, वो आने वाली वीडियोस के अंदर आएगा, पर आपको ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। उसके बाद हमने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर बड़ा फ्यूजन के बारे में, बाइनरी फ्यूजन, मल्टीपल फ्यूजन और बडिंग। तो ये टॉपिक्स हमने आज कवर किए हैं। आने वाले वीडियोस के अंदर हम देखेंगे फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, टिश्यू कल्चर टेक्निक। तो वो सारे टॉपिक्स हम कवर करेंगे। ओके फ्रेंड्स, दैट्स इनफ फॉर द टुडे। हैव अ नाइस डे।